अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा हिस्ट्री सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 11 है और आज का लेक्चर अबू जाफ़र मंसूर की मुश्किलात के बारे में है। अबू जाफ़र मंसूर के बारे में आपको पता है कि ये बनु अब्बास के दूसरे खलीफा हैं। इनकी इब्तदाई मुश्किलात में जब हम देखते हैं तो पहले नंबर पर आता है बनु उमैया के हामी। अलसफ़ा के हाथों ख़ानदान बनु उमैया के अफराद चुन चुन कर कत्ल हुए और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए, लेकिन इसके बावजूद बनु उमैया के हामी मौजूद थे और वो अब बनु अब्बास की हुकूमत के लिए मुसलसल ख़तरा बने हुए थे। जज़ीरा में इसी वजह से, जज़ीरा जो इलाका है उसमें इसी वजह से बगावतें हुई। दूसरा जो इसका है वो है रूमी ख़तरा, रोमन एम्पायर। आप लोगों को इससे पहले मैंने मैप में भी बताया था कि शाम का जो इलाका था ये बेसिकली रोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में यहाँ जो है वो इस्लामी फ़ौजें पहुँची और इसके बाद हज़रत उमर के दौर में शाम का इलाका रोमन एम्पायर से कट गया और ये मुकम्मल तौर पर इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसा जो है वो नुकसान था जिसको रोमन एम्पायर या रूमी सल्तनत कभी भूल ना पाए। इस वजह से वो बनु उमैया के दौर में भी उन्होंने हर खलीफा के लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी की और बनु अब्बास के दौर में भी उन्होंने अल-सफ़ा के लिए भी और अब उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर के लिए भी बहुत सारी ख़तरात जो थी वो रूमी ख़तरा उनके लिए मौजूद था और उनके लिए ज़ाहिरी बात है सरहदी इलाकों पर इन्होंने हमलों का आगाज़ कर दिया था, जिसके लिए फ़ौरी तौर पर उनको रोकथाम की ज़रूरत थी। नंबर 3, बर्बर और तुर्क बगावतें। बर्बर जो है शुमाली अफ्रीका के जो है वो बाशिंदे हैं और तुर्किस्तान के तुर्क बाशिंदे, ये जो दोनों जो है लोग थे, ये असल में ये बाशिंदे अपनी अलग हुकूमत चाहते थे और सियासी तब्दीली जो खिलाफत बनु अब्बासिया के क़याम से हुई थी इससे फ़ायदा उठाकर अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी बगावत का आगाज़ कर दिया था। आगे हमारे पास आ रहा है ख़वारिज। ख़वारिज जो हैं इन्होंने बनु उमैया की हुकूमत को की तरह बनु अब्बास की हुकूमत को भी तस्लीम नहीं किया और ये भी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते थे और अपने हालात जो है अपने हक़ में बेहतर बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने भी जो है वो बगावत का आगाज़ किया। मूसल एक इलाका है और यहाँ पर जितनी बगावतें हुई ये असल में ख़वारिज ने ही जो है उनका ही हाथ था इसमें। आगे हमारे पास आ रहा है मुहिब्बान अहले बैत। मुहिब्बान अहले बैत वही बात के चूँकि पूरी की पूरी जो बनु अब्बास की जो हुकूमत थी वो कायम ही अहले बैत के नाम से हुई थी या तहरीक अहले बैत के नाम से शुरू हुई थी। चुनांचे जब हुकूमत बनु अब्बास के बजाय बनु उमैया जो है अहले बैत के बजाय बनु अब्बास के हाथों आई तो ज़ाहिरी बात है अहले बैत के जो हामी थे उन्होंने अपनी जो है वो नाराज़गियाँ उनकी अब ज़ाहिर हो रही हैं और इनमें जगह जगह जो हैं वो बगावतें हो रही हैं। अबू जाफ़र मंसूर के दौर में जो सबसे अहम बगावत थी वो इमाम मोहम्मद नफ्स-उज़-ज़किया की थी और इन्होंने बहरहाल अबू जाफ़र मंसूर को काफ़ी टफ़ टाइम दिया था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अरबों की खाना जंगी। अरबों के बारे में आपको पता है कि अरबों को बेसिकली 2 बड़े ट्राइब्स में तकसीम किया जाता है, बनु अदनान, बनु कहतान, जिनको हम यमनी और मिज़री भी कहते हैं। बेसिकली ये दोनों कबीले बनु उमैया के दौर से ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने बनु अब्बास के ख़िलाफ़ साजिशें स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इनकी आपस की जंग की वजह से एक ऐसी हुकूमत कायम हुई जो कि बहरहाल गैर अरब थी। क्योंकि बनु अब्बास को ये लोग गैर अरब इसलिए समझते थे कि इसमें ज़्यादातर इनके हामी जो थे वो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, खुरासान से, ईरान से। इस वजह से वो अगरचे हज़रत अब्बास हज़रत अन्हु की औलाद थे और हज़रत अब्बास का ताल्लुक़ जो है वो बनु हाशिम से ही था और अरब कबीला था, लेकिन इसके बावजूद जो अरब के लोग थे वो ज़्यादातर इसको शक व शुबे की निगाह से देखते थे और बनु अब्बास की हुकूमत को वो गैर अरबों की हुकूमत समझते थे। तो लेकिन जो है शुरू के दिनों में तो ये आपस में जो है वो मिल गए थे और इन्होंने बनु अब्बास को एक टफ़ टाइम दिया, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ दोबारा इनकी आपस में जंग शुरू हुई
اور ان کی آپس کی لڑائی بہت زیادہ خطرناک جو ہے حد تک جو ہے وہ جا پہنچی تھی، جس میں سب سے زیادہ سندھ کا جو ہے حال تھا کہ سندھ میں یہ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بنو عباس کا داخلی انتشار۔ بنو عباس کے اپنے بہت سے لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو خلافت کا اصل حقدار سمجھتے تھے، اور جس میں سب سے اہم جو نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ بن علی کا، جو جزیرہ اور شام کا حاکم تھا، اور اس نے بغاوت بھی کر دی تھی۔ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ مل گیا تو ظاہری بات ہے بنو عباس کے آپس کے بھی جو ہے لوگ تھے جو کہ ان کے اندرونی جو ہے لڑائیاں بھی کافی تھیں۔ ابو مسلم خراسانی اور ان کے ہمنوا۔ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ابو مسلم خراسانی بیسیکلی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے جو ہے وہ بنو عباس کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور خراسان سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ پورا ایران اور خراسان کا جتنا بھی علاقہ تھا یہ سارے کا سارا بنو عباس کے ساتھ مل گیا تھا، اور انہوں نے یہ طاقت کا مرکز بن گیا تھا بنو عباس کا ایک طرح سے۔ لیکن ابو مسلم خراسانی جو ہیں اس کی ساری جتنی بھی اس کی جو ہمدردیاں تھیں یا وفاداریاں تھیں وہ الصفا تک محدود تھیں۔ ابو جعفر منصور کے اور اس کے درمیان پرانی رنجشیں موجود تھیں، اور ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی کے اصل و رسوخ کو عباسی خلافت کے لیے زبردست خطرہ بھی سمجھتا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ابو جعفر منصور نے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا، اور اس کے قتل کا رد عمل یہ ظاہر ہوا کہ خراسان اور وہ تمام دیگر علاقے جو کہ کبھی بنو عباس کی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے وہ ایک دم سے جو ہے وہ بغاوت پر اتر آئے تھے، اور ان کی بغاوتیں جو تھیں وہ کچلنی ابو جعفر منصور کے لیے بہت مشکل ہو گئے تھا۔ اس کے لیے مالی مشکلات ہمارے پاس جو آخری اس کا ایک ریزن آتا ہے، مالی مشکلات یہ تھا کہ ظاہری بات ہے بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباس کی حکومت ابھی قائم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، اور سب سے زیادہ مشکلات یہ ہیں کہ حکومتی آمدنی کے ذرائع کم ہیں، جنگ و جدل کا دور ہے، بغاوتوں کے کچلنے میں بہت سی رقم ضائع ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نظام حکومت درست طریقے سے چل نہیں پا رہی تھی، اور یہ ابو جعفر منصور کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی کے بعد اور ابو جعفر منصور کو ایک طرح سے اس پوری سلطنت کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا تھا، اور نئے سرے سے سلطنت کی تعمیر کا کام شروع کرنا تھا، جو کہ ظاہری بات ایک بہت مشکل کام تھا۔ ہمارا لیکچر جو ہے وہ آج یہیں تک ہے۔ جزاک اللہ۔